Hi everyone. So today we are going to discuss our next topic, that is respiratory system. Respiratory system में हम डिस्कस करेंगे अगेन सिस्टम है एक। मैं आपको बता चुका हूँ आगे बॉडी में 11 सिस्टम्स हैं। ये अब हम नेक्स्ट सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है आपकी बॉडी में। एमडी कैट के टॉपिक से रिलेटेड, एमडी कैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपके पास इसमें हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक को सारा डिस्कस करना है। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपके पास क्या क्या आ जाएंगे, नोज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम देखेंगे कि फेरिंग्स क्या है, फिर हम देखेंगे आपके पास ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया के बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में घुसेंगे। ठीक है, हम लंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर लंग्स के बाद हम देखेंगे कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होती है, और जो मैकेनिज्म है ब्रीदिंग का वो हमने डिस्कस करना है। इनहेलेशन किस तरह से होती है और एक्सहेलेशन किस तरह से होती है, कौन सा एक्टिव प्रोसेस है, कौन सा पैसिव प्रोसेस है, ब्रीदिंग ओवरऑल पैसिव किस तरह से है। ठीक है, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। उसमें डिजीज़ हमने डिस्कस नहीं करनी, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास स्मोकिंग से रिलेटेड। वो स्मोकिंग में आपके पास ए लेवल्स की बुक में अच्छे तरीके से मेंशन है वो, तो ए लेवल्स की बुक को हम मेन रखेंगे और वहाँ से हम सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन बाकी बुक्स में भी अगेन अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम साथ साथ उसको डील कर लेंगे। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, let's move on. Okay, my dear students, so now we are moving to discuss uh, our next chapter, that is respiration. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, जैसे हमने बात की ना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में, हमने बात की कि भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो ऑक्सीजन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है, बायोएनर्जेटिक्स में वो ऑक्सीजन कहाँ से आई, राइट वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में कहाँ से आ रही है, या वो मैकेनिज्म कौन सा है, वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब रिस्पायरेशन है ना, आपने ना ये बात ध्यान में रख लेनी है कि आपके ना दो लेवल ऑफ रिस्पायरेशन, जब हम कह रहे होते हैं ना रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन दो मतलब इसके निकल सकते हैं। नंबर वन, जिसको आप एक्सटर्नल रिस्पायरेशन की कैटेगरी में रख लो, एक को आप इंटरनल रिस्पायरेशन की कैटेगरी में रख लो। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जिसको आप ब्रीदिंग भी कहोगे, वेंटिलेशन भी कहोगे। अच्छा, ये वही है जो आप सांस लेते हो, एयर आपकी आप अंदर इनहेल करते हो, फिर आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, फिर आप बाहर जो एयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद बाहर एयर एक्सहेल कर देते हो। दिस इज़ एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या इसको आप ब्रीदिंग कह लो या इसको वेंटिलेशन कह लो। दूसरी होती है इंटरनल रिस्पायरेशन, जिसको हमने बायोएनर्जेटिक्स में डिस्कस किया था, सेलुलर या कैटाबॉलिक रिस्पायरेशन। कैटाबॉलिक रिएक्शन कौन से होते हैं, जिसमें ब्रेक डाउन हो, लार्जर मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन हो इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हुई थी और क्रेब्स साइकिल में वो कंप्लीट हो गई थी ब्रेक डाउन, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस कंप्लीट हो गए थे और हमने एनर्जी हासिल की थी, राइट। तो ये दो आपको, जब भी आप रिस्पायरेशन का मतलब निकाल रहे हो तो रिस्पायरेशन में ये दो चीज़ें आपने पढ़ लेनी। कोई आपको कहे कि भाई रिस्पायरेशन, मैं रिस्पायर कर रहा हूँ, राइट। अब उस रिस्पायरेशन के उससे पूछना है कि भैया आप किस हवाले से बात कर रहे हो, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के बारे में हवाले से बात कर रहे हो या इंटरनल रिस्पायरेशन के हवाले से बात कर रहे हो। अच्छा, ये सिस्टम है ऑफकोर्स जिसमें हमने डिस्कस करना है। ऑफकोर्स हम बात कर चुके हैं कि आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, सेल वहीं मिलते हैं तो आपके पास टिश्यूज़ बन जाते हैं, राइट। टिश्यूज़ मिलके आपके पास ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके आपके पास एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनाता है। फिर एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम आपके पास ऑर्गेनिजम्स को जो है और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहा होता है। ऑर्गन सिस्टम कितने आपकी बॉडी में, 11। कौन कौन से हैं आपके पास, उनमें से एक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। आपने नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम भी पढ़ लिया है। अब हम रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ लिया, हमने 4 सिस्टम तो हमने ऐसे ही पढ़ लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे, अपना इस सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्योंकि हम तो है ना टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आपके पास एयर जो है वो है एज अ रिस्पायरेटरी मीडियम, जो कि आप एयर अंदर इनहेल करते हो और आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है। वाटर आपके पास रिस्पायरेटरी मीडियम नहीं है, वाटर से आप चीज़ें नहीं इनहेल एक्सहेल नहीं कर सकते। हम फिशेस की तरह, एक्वाटिक एनिमल्स की तरह हमारे पास वो गिल्स नहीं है, हमारे पास वो सिस्टम नहीं है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम उस तरह से ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, राइट। तो हम रिस्पायरेटरी मीडियम जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का है, अगर देखा जाए ना, ओवरऑल देखा जाए, इन दोनों को कंपेयर किया जाए,
ये एक ऐसी बात करते हैं कि हाइपोथेटिकल एनिमल, एक साइंटिस्ट जो है वो बना रहा है एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, उसके पास दो चॉइसेस हैं। वो रिस्पायरेटरी मीडियम इस ऑर्गेनिज्म का वाटर भी बना सकता है, वो रिस्पायरेटरी मीडियम उस ऑर्गेनिज्म का एयर भी बना सकता है, राइट। तो वो उन दोनों में से किसको चूज़ करता है? वो रिस्पायरेटरी मीडियम चूज़ करता है एयर को। अब सवाल पैदा होता है कि वो एयर को क्यों चूज़ करता है, राइट। हम जाते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं, भैया आपने ये बनाया है, अब आपने ये जो बनाया है लाइक इसमें आपने एयर को ही क्यों एज अ रिस्पायरेटरी मीडियम लिया है, वाई नॉट वाटर या वाई नॉट एनी अदर लिक्विड? तो वो आपको कुछ रीजंस बताएगा, कुछ चीज़ें बताएगा, कभी मैंने एयर को क्यों लिया है। जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट है ना, इल्म आपको बनाता है, तो वो आपको बताएगा। वो कहेगा कि सबसे पहले तो ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो वाटर का एयर का ज़्यादा है, वाटर का कम है। वो आपको बताएगा कि भाई 1 लीटर ऑफ एयर में ना 1 लीटर आप वाटर का लो, 1 लीटर आप एयर का लो, तो वाटर में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 ml ऑक्सीजन होगी पर लीटर इन वाटर, जबकि फ्रेश एयर अगर आप लोगे तो उसमें आपके पास 200 ml ऑक्सीजन होगी पर लीटर, राइट। तो कहेगा मैंने इसलिए लिया है, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा वो ज़्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी मीडियम है कि जिसमें वाटर कम, जिसमें ऑक्सीजन कम है, इसमें वो ऑक्सीजन ज़्यादा है, जाहिर सी बात है। फिर वो कहता है कि भाई अच्छा ठीक हो गया, आपकी बात समझ आ गई। फिर दूसरा आपने क्या कहा, दूसरा उसने कहा कि भाई ये आपकी सिर्फ ये कंटेंट बेस पे नहीं, जो डिफ्यूजन है, ठीक है, वो भी फास्टर होती है उसमें जब आप लेते हो गैशियस मीडियम को। इसकी रीज़न भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन वो आपको न्यूमेरिकली भी बताता है। वो न्यूमेरिकली कहता है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो 8000 टाइम्स फास्टर या क्विकर या क्विकली डिफ्यूज़ करती है एज़ कम्पेयर टू आपके पास वाटर। आप उससे रीज़न पूछते हो, वो आपको बताता है कि भाई बायोकेमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी आपको, बायोकेमिस्ट्री में आपको पता लगेगा। वो आपको क्या बताता है, भाई आपने बताया ना कि एयर जो है, एयर में जो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फ्रीली मूवेबल है, लाइक लिक्विड में वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवेबल तो हैं बट नॉट एज कम्पेयर टू बट लेस एज कम्पेयर टू गैस, राइट। तो जो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूवेबल हैं, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं, वहाँ पर आपके पास डिफ्यूजन फास्टर होगी, वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, या फिर तो दूसरे जो कि जिनके पास जगह ही नहीं है, इनको मूव करने की जगह नहीं है। एक रोड है जिसपे जो बिल्कुल मोटरवे है, और एक रोड है जिसमें रश है, जो बाज़ार से होकर जाती है, वहाँ पे ट्रैफिक जैम है। कहाँ से ज़्यादा डिफ्यूजन होगी? एयर से, राइट। फिर वो कहता है कि भाई अच्छा ठीक हो गया, अब इसके अलावा देखो, वो कहता है कि वेंटिलेशन या एक्सचेंज, इसको वेंटिलेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज जो है ना एयर में ऑक्सीजन का, वो ज़्यादा इजी है। वही वाली ऊपर वाली बात आ गई कि फास्टर डिफ्यूजन है इन एयर, वो इसी की आपको दोबारा न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है। वो कहता है कि वाटर जो है आपके पास 8000 टाइम्स मोर डेंस है। मैंने वही रीज़न अभी आपको बताई ना कि क्यों ऐसा है कि डिफ्यूजन ज़्यादा फास्टर होती है इन एयर, क्यों? क्योंकि आपके पास लिक्विड में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब हैं ज़्यादा, एयर में एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं। कितने दूर हैं? 300 टाइम्स इनके डायमीटर के मुकाबले में दोनों गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते हैं। केमिस्ट्री वाला टॉपिक आ गया, राइट। तो इसलिए ईजी वेंटिलेशन है, ईजी एक्सचेंज है एयर में एज़ कम्पेयर टू वाटर। फिर वो कहता है कि लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट, आपको जाहिर सी बात है एनर्जी भी कम चाहिए। और यहाँ पे आपको ये भी बता देता है कि वाटर जो है या फिर तो 50 टाइम्स मोर विस्कस है। दोनों में से कोई चीज़ कर लो। वाटर 50 टाइम मोर विस्कस है या 800 टाइम्स मोर डेंस है, ठीक है। और आपको लेस एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको एज़ कम्पेयर टू रिस्पायरेटरी है। तो वो ये कहता है कि भाई इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है रिस्पायरेटरी मीडियम एयर को रादर देन वाटर, दैट्स द रीजंस। अच्छा, यहाँ पर ऑफ कोर्स एक जब आप पैनिक कर रहे हो तो स्ट्रेस में जाते हो तो आप क्या कहते हो? आपको जहन में आता है कि यार मैंने कहीं पढ़ा है, मैंने कहीं सुना है कि भाई अगर स्ट्रेस में आए तो आपने क्या करना है, सांस लंबी लंबी सांसें लेनी है, राइट। अच्छा, अब इसका क्या होता है, इसको मैं चलो आपको बता देता हूँ। होता पता है क्या होता? ये है कि जब आप स्ट्रेस में जाते हो ना, आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था नर्वस सिस्टम में, कि जब आप स्ट्रेस में जाते हो तो आपका कौन सा नर्वस सिस्टम है बॉडी का एक्टिवेट हो जाता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। स्ट्रेस सिचुएशंस में जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है।
अब उसमें क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है, आपकी पीपल डायलेट कर जाते हैं, राइट, ये सारी की सारी चीज़ें। अब हार्ट रेट इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन स्ट्रेस सिचुएशन है, ठीक है, स्ट्रेस है, आपको फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी हो रही है। एंजाइटी क्या होती है, फ्यूचर की किसी चीज़ से रिलेटेड। डिप्रेशन होता है पास्ट से किसी चीज़ से रिलेटेड। तो आपको जो है डिप्रेस हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, आपका आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी चीज़ पे, क्या ये ना हो जाए यार, अगर ये हो गया फिर क्या होगा, राइट, अगर ऐसा मेरे मुताबिक ना हुआ फिर क्या होगा, राइट। जब आप ये सारी की सारी चीज़ें सोचते हो तो आप स्ट्रेस में जाते हो, ठीक है, ओवर थिंकिंग करते हो। तब क्या होता है, आपके बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, स्ट्रेस वाला। हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है। अब हार्ट रेट को इंक्रीज होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ब्लड में तो पहले से ऑक्सीजन मौजूद है, राइट। ऑक्सीजन कब लगेगा? जब आप एक्सरसाइज कर रहे होगे तब ऑक्सीजन लगे ना। अब आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे, आप तो स्ट्रेस में, आपको बस ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि भाई ये ना हो गया, डर रहे हो, राइट, सिंपल। तो ब्लड में ऑक्सीजन तो उतना ही है, लेकिन हार्ट रेट फिर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमने बस हार्ट को बताना है कि भाई मैं बिल्कुल ठीक है, आप हार्ट रेट नॉर्मल हो जाओ दोबारा से। क्यों? क्योंकि ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल उतना ही है, ज़्यादा नहीं, कम नहीं हुआ। अब बस ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उसकी वजह से आप हुए हो। तब आप क्या करोगे? तब आप लेते हो लंबी सांसें लेते हो, आहिस्ता आहिस्ता से सांसें लेते हो, राइट, राइट। एक डीप ब्रीद करते हो, रिलैक्स होने की कोशिश करते हो। उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है, हाँ भाई आप, क्योंकि ब्रीदिंग रेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इंक्रीज होना होता है ना। जब आप खुद ही इंटेंशनली अपना ब्रीदिंग रेट जो है वो काम डाउन कर लेते हो, रिलैक्स कर लेते हो, तो ब्रेन को सिग्नल पहुंच जाता है कि भाई हाँ भाई स्ट्रेस सिचुएशन खत्म हो गई है, अब मैंने पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दोबारा से एक्टिवेट कर देता हूँ। तो वो इस तरह से होता है, ठीक है, ओके। अब आपके पास जो कंपोनेंट है, अच्छा सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर ऑक्सीजन ही क्यों? हमें सारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूरा मकसद क्या है? रिस्पायरेटरी सिस्टम का पूरा मकसद है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन की डिफ्यूजन। बट वाई ऑक्सीजन? ये सवाल है। वाई नॉट नाइट्रोजन, वाई नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, वाई नॉट एनी अदर गैस, वाई ओनली ऑक्सीजन? ठीक है, कि ऑक्सीजन में ऐसी क्या खास बात है? नंबर वन कि भाई वो है ना, खास बात क्या है इसके अंदर, नंबर वन। नंबर टू, ऑक्सीजन ही क्यों? ये ही क्यों, राइट, ये ही क्यों, इसका आंसर दोनों। पहली बात तो ऑक्सीजन में क्या खास बात है, केमिस्ट्री से हमें टॉपिक को रिलेट करना पड़ेगा। ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, राइट, पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट कौन सा है? फ्लोरीन। दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, बस। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत सबसे ज़्यादा फ्लोरीन में है, फिर किस में? ऑक्सीजन में। और मेरे ख्याल से 3.2 होती है आई थिंक, फ्लोरीन की तो 4 होती है आर्बिट्रेरी, राइट। तो ऑक्सीजन की खींचने, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि इसमें ऑक्सीजन में सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन कहाँ पे यूज़ होनी है? एरोबिक रेस्पिरेशन में, बायोएनर्जेटिक्स में। एरोबिक रेस्पिरेशन में कहाँ पे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन ने यूज़ होना है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करना है? फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन्स का। अब इलेक्ट्रॉन को हमने वहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ऑक्सीजन। तो वहाँ पर एक ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसी गैस होनी चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मैंने आपको अगर याद नहीं आ रहा तो बायोएनर्जेटिक्स वाला टॉपिक जाओ, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, उसका टॉपिक देखो, फिर आपको समझ आएगी कि वहाँ पे ऑक्सीजन क्यों हमें चाहिए, ऑक्सीजन ही क्यों, बाकी गैस क्यों नहीं। ऑक्सीजन में खास बात क्या है? ऑक्सीजन का में खास बात यह है कि ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि फ्लोरीन नंबर वन तो लेस अबंडेंट है, लीस्ट अबंडेंट है। आपके पास एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, फ्लोरीन कम है, नंबर वन। नंबर टू, ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अबंडेंट भी है, इजीली अवेलेबल भी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और लाइक ये गैस की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हमने भी डिस्कस कर लिया कि गैसियस एक्सचेंज जो है, गैस एयर जो है इज़ अ बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम एज़ कम्पेयर टू एनी लिक्विड। तो लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, दैट्स वाई ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है ना, और एक ह्यूमन में, उसको दो पार्ट्स में आप डिवाइड करते हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें आप डिवाइड करते हो। आपके पास रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, जो सारा का सारा मतलब कि एक है
रोड, रोड है रिस्पायरेटरी ट्रैक, एक है रिस्पायरेटरी ऑर्गन, एक घर। आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, पॉइंट ए से आपने जाना है पॉइंट बी तक। पॉइंट ए जो है, और ये जो दरमियान में जो रास्ता आएगा वो आपके पास है रिस्पायरेटरी ट्रैक। पॉइंट ए जिसने जाना है वो है ऑक्सीजन, और पॉइंट बी है आपके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन, जो कि घर है एक, जो कि किसका है, जो कि है आपके पास ऑर्गन कौन सा, लंग, ठीक है, आपके फेफड़े। तो ये आपके पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका पूरा का पूरा रास्ता जो है ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन ने कहाँ कहाँ से गुजरना है, पहले तो गुजरेगा रिस्पायरेटरी ट्रैक से, फिर गुजरेगा रिस्पायरेटरी ऑर्गन तक पहुँचेगा। किस तरह से, सबसे पहले तो आपके पास जो एयर है वो आपके पास नॉस्ट्रल्स में इंटर होती है, ठीक है, नाक की जो ओपनिंग्स है नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल्स में इंटर्स होके कहाँ जाएगी, वहाँ पे नेजल कैविटी में जाती है। नेजल कैविटी क्या है, आपके पास दो, मैंने आपको बताया था कि भैया आपने कुछ कैविटीज़ के बारे में आपने पढ़ना है, वो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। कैविटी क्या होती, क्या है कैविटी, होती क्या है कैविटी, क्या है, बस अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो सुराख है, बस सिंपल वर्ड में, ठीक है, जो खोखलापन है बॉडी के अंदर, आपकी जो कैविटीज़ का जो आपको वास्ता पढ़ना है वो कौन सा सी है, वो आपके पास नेजल कैविटी है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ोगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़नी है बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी जो कि रिस्पायरेशन में भी है और डाइजेशन में भी है, फिर एब्डोमिनल कैविटी या आपके पास जो जहाँ पे स्टमक है, जहाँ पे लिवर है, जहाँ पे बाकी इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, राइट, वो आपके पास कौन सी है, आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप पढ़ोगे पेल्विक कैविटी, जहाँ पे आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, राइट। और डाइजेस्टिव कैविटी का मैंने डाइजेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि डाइजेस्टिव कैविटी का वो डाइजेस्टिव सिस्टम का वो वाला पार्ट जो कि पेल्विक कैविटी में है, वो कौन सा है, रेक्टम। रेक्टम इज द ओनली पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज इन द पेल्विक कैविटी एंड नॉट इन द एब्डोमिनल कैविटी। नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद कहाँ पे जाता है, नेजल कैविटी में बात जो एयर है वो जाती है नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स क्या है, जो फेरिंग्स वाले टॉपिक में भी हम डिस्कस करते हैं। नेजोफेरिंग्स के बाद जाती है जाके पास ओरोफेरिंग्स में। एयर या ऑक्सीजन जा रही है ना, ऑक्सीजन का सारा रास्ता है, ओरोफेरिंग्स से जाएगी ये आपके पास लैरिंग्स में, लैरिंग्स से जाती है आपके पास ट्रैकिया में, विंड पाइप आपका जो है, ट्रैकिया के बाद जाएगी आपके पास प्राइमरी ब्रोंका है, जिसको आप बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक कहती हो। बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक जो है लाइक बलूचिस्तान क्या, हर टेक्स्ट बुक, ऑलमोस्ट हर टेक्स्ट बुक की लिखती है, ये आपके पास लेफ्ट एंड राइट ब्रोंका है। ये देखो, ये एयर जा रही है, ये ट्रैकिया है, एक लेफ्ट में ट्रैकिया बाइफरकेट कर जाता है, डिवाइड कर जाता है एक राइट में, और ये आपके पास प्राइमरी ब्रोंका जो है लंग्स के अंदर जो है इंटर कर जाता है। प्राइमरी ब्रोंका आ गया मतलब कि लंग्स के अंदर हम इंटर हो गए, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंका के बाद आता है आपके पास सेकेंडरी ब्रोंका है, जिसको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक लिखती है कि इसको लोबुलर ब्रोंका भी कहते हैं, लोबर ब्रोंका, क्योंकि इसके लोब्यूल्स होते हैं। सेकेंडरी ब्रोंका के बाद आपके पास आ जाता है टर्शरी ब्रोंका, जिसको अगेन बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक लिखती है कि इसको आप कहते हो सेगमेंटेड ब्रोंका है। भी एमसीक्यू आ सकता है कौन सा सेगमेंटेड है कौन सा लोबुलर है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास ब्रोंक्यूल्स, जहाँ पे कार्टिलेज खत्म हो गया। अब मैं सारा ओवरव्यू है, उसके बाद हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी बस मैं बता रहा हूँ कि एयर कहाँ कहाँ से गुजरना है एयर ने। ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाते हैं आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद आ जाते हैं आपके पास एल्वियोलर डक, वो डक जो कि एल्वियोलर के साथ जोड़ देगी, ठीक है। एल्वियोलर डक के बाद आ जाते हैं आपके पास एल्वियोलर सैक्स, द फंक्शनल यूनिट, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। फिर आ जाते हैं आपके पास एल्वियोलाई, समझ आ गया। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई वो वहाँ पे जहाँ पे आपके पास जहाँ तक ऑक्सीजन पहुँच रहा है, जहाँ पे जिसकी वॉल्स इतनी थिन हैं कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सके। मैंने आपको बताया था ना कि ट्रांसपोर्ट जब डिफ्यूजन होनी है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको बताऊंगा जब वेजा वेसोरम के बारे में पढ़ रहे होंगे ना, कि वेसल ऑफ द वेसल, जो ब्लड वेसल्स है ना, अयोर्टा है फॉर एग्जांपल, अयोर्टा को ब्लड सप्लाई करने के लिए एक और कुछ छोटी ब्लड वेसल्स की ज़रूरत होती है, उसको आप लाइक वेसल फॉर वेसल कह रहे होते हैं। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई ऐसा क्यों है कि मतलब कि ब्लड वेसल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, वो ब्लड जो उसके अंदर से गुजर रहा है उस पाइपलाइन से, वो वहीं से ऑक्सीजन ले ले, उसको क्यों ज़रूरत है किसी और वेसल की कि वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। मैं वहाँ पे आपको इसकी रीज़न भी बताऊंगा अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर वही क्योंकि एल्वियोलर में बात आ गई, डिफ्यूजन जो है ना, ऑक्सीजन ने डिफ्यूज़ करना है,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं हो सकती? एक्टिव ट्रांसपोर्ट नंबर वन, क्योंकि आपके पास ये एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, आप 24 आवर्स आप लगातार जो है ब्रीद कर रहे हो। अगर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता, एनर्जी लगती, राइट, एनर्जी तो वैसे भी लग रही है, ये हम कंट्रोल ब्रीदिंग में डिस्कस करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन अगर जो एक्सचेंज है वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होना होता, तब तो बहुत सारी एनर्जी आपकी लगती बॉडी की, राइट, जो कि लुक्रेटिव नहीं होना था, बेनिफिशियल नहीं था बॉडी के लिए। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है मैकेनिज्म नहीं है जहाँ पे एनर्जी लगे। फिर क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी एयर है तो डिफ्यूजन होगी। डिफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ हो सकती है वेरी स्मॉल एरिया पे, मतलब कि छोटा छोटा वॉल्स होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, तब भी डिफ्यूजन होगी। अगर वॉल मोटी होगी तब डिफ्यूजन नहीं होगी। इसकी मैंने रीज़न आपको, इसकी मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिया था एक्सक्रीटिव सिस्टम में। मैंने आपको कहा था असेंडिंग जो डक है उसमें वाटर क्यों नहीं निकलता बाहर। मैंने आपको कहा था कि असेंडिंग डक जो हो जाती है वो असेंडिंग जो आपके पास असेंडिंग क्या था यार, एक तो जहन से ही निकल जाता है सारी चीज़ें। जो एक्सक्रीटिव सिस्टम में जब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो असेंडिंग जो ट्यूब्यूल है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? थिक हो जाती है। जो थिकनेस की वजह से वाटर जो है वो ऑस्मोसिस की मदद से निकल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस तो पैसिव है। उस ऑस्मोसिस तभी होगी जब आपके पास या फिर तो सेल के ऊपर एक्वापोरिन्स चैनल्स, अगेन एक्सक्रीटिव सिस्टम में डिस्कस करो। एक्सक्रीटिव सिस्टम में आपको बताया कि एक्वापोरिन्स क्या है, जब वहाँ से वाटर निकलेगा, या फिर तो लाइक वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, या फिर तो निकल सकता है। अब वॉल अगर थिक हो जाए, अब वेपर की फॉर्म में नहीं, लाइक निकलना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, डिफ्यूजन करना पॉसिबल नहीं है, एक्वापोरेंस वहाँ पे है नहीं, तो वो किस तरह से निकलेगा? तो डिफ्यूजन इज़ ओनली पॉसिबल फॉर इन अ शॉर्ट लेंथ ऑफ, अगर छोटी लेंथ होगी तब डिफ्यूजन होगी। तो ऑक्सीजन जो है आपके पास, ये इन तमाम ट्रैक में कहीं पे भी डिफ्यूज नहीं कर सकती, उसको एल्वियोलाई तक पहुंचना पड़ेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। ये आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोज में ना, आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोज के बाद आते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोज। यहाँ पे अगर आप चीज़ ऐड कर लो ना, यहाँ पे रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोज, ये रिस्पायरेटरी ब्रोंकियोज से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये जो है यहाँ पे वॉल जो है थिन होना स्टार्ट हो गई है, अब ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज़ कर सकती है। लेकिन ये मैक्सिमम हो जाती है कहाँ हो जाके? एल्वियोला तक। और रिस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है आपके पास? 2 पेयर ऑफ लंग्स, फेफड़े जो है आपके पास, वो है आपके पास रिस्पायरेटरी ऑर्गन। ठीक है, अब हम बारी बारी जो है सारी की सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जाता है आपके पास रिस्पायरेटरी ट्रैक में, आपके पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को भी ना आप ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो फॉर आवर कन्वीनियंस। चीज़ों को आप डिवाइड करोगे तो आपके लिए आसानी होता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, क्या क्या दोनों में आता है, ये सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में नॉस्ट्रल्स, आपके पास नोज आ जाती है, नेजल कैविटी, फेरिंग्स। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया से बात शुरू होती है और आखिर तक जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जो है लिख लेनी है। अच्छा, कुछ बुक्स लिखती हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है कुछ बुक्स लिखती हैं अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में लिखती हैं, कुछ लिखती हैं लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में। लेकिन आपने अपनी फेडरल की बुक को लेकर चलना है। फेडरल की बुक क्या कहती है? लैरिंग्स इज इन द पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक, तो आपने यही लिखना है। अच्छा, अब ये पूरा रिस्पायरेटरी ट्रैक जो है ना, अगर आप इसको एक लाइन में रखो, मतलब कि आप स्टार्ट हो जाओ, नॉस्ट्रल से स्टार्ट हो जाओ और एंड तक एल्वियोलाई तक पहुंचो, और सबको एक एक एल्वियोलाई को एक एक लाइक हर एक एक चीज़ को एक लाइन में रखो, तो आपके पास ये फेडरल पंजाब की जो नई टेक्स्ट बुक है जो कि टेस्टिंग वाली थी, वहाँ पे लिखती है कि भाई 2414 किलोमीटर के जो है टोटल लेंथ इसकी बन जाएगी। मतलब कि ऑक्सीजन ने कितना रास्ता तय करना है, इतना रास्ता शायद तय करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक को हम डिस्कस करते हैं, फिर लोअर को डिस्कस करेंगे, फिर हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। आपके पास सबसे पहली बात है नोज़, सांस जहाँ से आप ले रहे हो, नाक, राइट, ये नाक। नोज इज द ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये पहला एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, ये क्या है आपके पास एंट्री के लिए पॉसिबल है। अब नोज़ के अंदर आपके पास आपने देखा होगा ना, बच्चों को शौक होता है, बच्चों का क्या है कि हम भी, राइट, क्या आखिरकार ये नोज़ के नाक के अंदर है क्या, राइट। तो आप शीशे में खड़े होकर ये नाक को पूरा खोल के देखते हो तो आपको पता लगता है कि भाई उसके अंदर हेयर भी हैं कुछ, राइट, और अंदर आपको चिपचिपाहट भी महसूस होती है, राइट। तो आपके पास नेजल कैविटी जो है वहाँ वो भी पूरी की पूरी कवर्ड होती है म्यूकस से, वहाँ पे भी हेयर होते हैं, राइट। तो आपके पास एयर प्लस म्यूकस,
म्यूकस की स्पेलिंग चेक करो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, यही तो आपको बनाती हैं कि भाई आप पढ़े लिखे हो कि नहीं पढ़े लिखे। देखो मुझे म्यूकस की स्पेलिंग भी भूल गए। म्यूकस कितने आएगा यार, इनते आना तो चाहिए, कहीं ना कहीं आ जाए। हाँ, म्यूकस, COUS, मैंने सही लिखे थे यार। अच्छा, एयर और म्यूकस ये आपके पास मौजूद है। अब ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हवा आप ले रहे हो, डस्ट पार्टिकल्स आपके हवा के साथ साथ आएंगे। तो डस्ट पार्टिकल को क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को ये एयर जो है, एयर के हेयर जो है आपके पास, बाल जो हैं, जो छोटे छोटे बाल हैं, वो इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, और अगर कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आके हवा के साथ अंदर आ गया, तो म्यूकस जो है, म्यूकस के साथ वो जाके जो स्टिक हो जाएगा बैक्टीरिया, और वो आपके पास अंदर लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। राइट, फिर क्या होगा, फिर आपके पास सीलिया के सेल्स भी मौजूद हैं, आपका पूरा का पूरा ट्रैकिया में आपके पास, जब आगे हम डिस्कस भी करते हैं आपके पास किस तरीके से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी रखता है, और किस तरीके से पैथोजन की एंट्री को प्रोहिबिट करता है आपकी बॉडी के अंदर, जिसको हम ट्रैकिया में डिस्कस करते हैं। बट यहाँ तक याद रख लो कि आपके पास जो एयर आ रही है ना, ठीक है, जो भी एयर आपके पास आ रही है, उस एयर ने फिल्टर होना है। वो फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है नोज़ से ही। नोज़ से ऐसे कि नोज़ में आपके पास हेयर भी हैं, आपके पास म्यूकस भी है। राइट, एयर जो है और ये म्यूकस जो है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, उसको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, और उसको, ताकि वो लंग्स तक ना पहुँचें, बिकॉज आवर लंग्स आर वेरी डेलिकेट, और लंग्स का ही तो मेजर काम है। राइट, आप सांस कितनी 1-2 मिनट के लिए रोक लोगे, सांस 2 मिनट तक रोक लोगे, फिर आप अगर नहीं सांस ले पाओगे तो ऑफ कोर्स इवेंचुअली यू विल डाई। तो ये हो गया, पहला काम तो हो गया फिल्ट्रेशन। दूसरा इसका वार्मिंग, जो आप हवा ले रहे हो, फिर ये वाली बात हमने थर्मो रेगुलेशन में भी डिस्कस की थी, याद आया, थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में हमने ये बात डिस्कस की थी कि भाई आपके पास लाइक अगर तो टेम्परेचर आपकी बॉडी का इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हाँ, तो हाइपरथर्मिया हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, गर्मी हो रही है, तो आपके पास जो बॉडी को कूलिंग का मैकेनिज्म जो है डिफरेंट। राइट, उसमें एक ये भी है कि एयर जो है वो आपकी बॉडी को क्या करती है, कूल करती है। किस तरह से कूल करती है, जब एयर आती है बॉडी के अंदर तो वो वार्म हो जाती है। क्यों, क्योंकि सराउंडिंग में आपके पास ब्रेन है, आपके पास सराउंडिंग में बाकी सारे ऑर्गन्स हैं। बॉडी के अंदर जब एयर जाएगी तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस के करीब। ठीक है, तो एयर ने जो हीट जो है वो जो एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं वो इस हीट को क्या करेंगे, अब्जॉर्ब करेंगे। जब वो इसको अब्जॉर्ब करेंगे, यही होता है ना, देखो क्या सिस्टम है, ये आपके पास एयर आ रही है, ये ट्रैकिया है, यहाँ पर हीट मौजूद है, यहाँ पे भी हीट मौजूद है, ये एयर आ रही है, ये हीट क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं इस हीट को अब्जॉर्ब करेंगे और वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और ये जब आप एक्सहेल करोगे तो यही जो है हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी बॉडी से निकलेंगे। तो यहाँ पे एमसीक्यूज भी आ सकता है कि भाई अगेन तो आएगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने अपने लेवल को याद रखना है कि भाई ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, आप साइंटिस्ट आप देख रहे हो, ऑक्सीजन को, इस मॉलिक्यूल को आप लाइक ऑक्सीजन नहीं, चलो नाइट्रोजन कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन शायद अब्जॉर्ब हो जाए बॉडी में। तो नाइट्रोजन जो है आपकी वो उस काइनेटिक अक्वज एक नाइट्रोजन की तो आप नहीं कर सकते फाइंड, आप बस हाइपोथेटिकली कहते हो कि उस नाइट्रोजन उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी, जब बॉडी के अंदर गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि वो हीट वो अब्जॉर्ब करके आए। तो इस तरीके से आपकी ये रिस्पिरेटरी ट्रैक आपकी बॉडी की हीट को बॉडी से निकालने में, हाइपोथर्मिया में भी आपकी बॉडी को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए भी ये हेल्प आउट कर रहा होता है। और मॉइस्टिंग, अगेन म्यूकस मौजूद होती है तो इस एयर को मॉइस्ट भी कर देता है, मतलब कि वाटर का कंटेंट भी इसके अंदर बढ़ा देता है। और एडिपोज टिश्यू तो है ही है, जो कि आपके पास एज अ इंसुलेटर काम करता है। एडिपोज टिश्यू तो है ही है। स्ट्रक्चर की बात करें तो आपके पास ये बोन्स, कार्टिलेज और फेब्रस टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है। जो आपके पास जो नोज़ है ना, नोज़ की जो एक्सटर्नल फीचर्स है, मतलब कि नाक बड़ा होना है, छोटा होना है, छोटा होना है, चौड़ा होना है, जैसे होना है, राइट। या फिर तो जिनका बड़ा होता है तो क्या कहते हैं, आई नोज इट ब्रो, आई नोज इट ठीक है। तो आपके पास जो एक्सटर्नल फीचर जो है वो डिपेंड करते हैं इसी पे, जो आपके पास जो है ना एथमोइड बोन, जो एथमोइड बोन है, इस पे जो है ये फीचर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। एंड दी ऑफ कोर्स द कार्टिलेज, जो आपके पास नेजल सेप्टम भी है यहाँ पे, इन पर जो है ये एक्सटर्नल फीचर्स जो है ना उसके वो डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो आपके पास जो ओपनिंग है ना, जो दो सुराख हैं, राइट, सिंपल वर्ड में इन दो सुराखों को कह रहे हो आप एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स। ये आपके पास एयर अलाउ करती हैं कि एयर को नेजल कैविटी के अंदर इंटर हो, और
इन्हीं का ये है ना, या आपके पास जो ओपनिंग है, ये दो सुराख हैं, उन दो सुराखों के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको आप कह देते हो वेस्टिब्यूल्स। मतलब कि ये दो सुराख हैं, ओवरऑल आपका नाक है, नाक के जो सुराख हैं उनको कह देते हो आप वेस्टि नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल के अंदर, अगर नॉस्ट्रल के अंदर एयर चली गई तो नॉस्ट्रल के अंदर वाली जो एंट्री है उसको कह देते हो आप वेस्टिब्यूल्स, राइट। इन दोनों को कवर सेपरेट किया होता है दो लाइक नाक ने, क्या है आपके पास नेजल सेप्टम, ठीक है, जो कि आपके पास बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। तो नेजल सेप्टम क्या है, जो कि आपके पास वर्टिकल पार्टीशन है जो कि सेपरेट करता है नेजल कैविटी को दो नेजल चैम्बर्स में। मतलब कि आपके पास टोटल दो नेजल लाइक कैविटीज़ हैं। तो आपके पास दो नेजल चैम्बर्स में इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर दो नेजल चैम्बर्स में इसको तकसीम कर देता है, डिवाइड कर देता है। इसकी क्या रीज़न है, इसकी रीज़न भी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, वो मैं आपको आगे जाके बताता भी हूँ। अच्छा, ये किससे मिलकर बना होता है, नेजल सेप्टम आपके पास हाइलन कार्टिलेज होता है, ठीक है। चेक कहाँ पे पढ़ा है आपके पास, स्केलेटल स्पोर्ट एंड मूवमेंट में स्केलेटन मूवमेंट जब हम पढ़े होंगे कार्टिलेज, तो कार्टिलेज में पढ़ेंगे कि हेलन कार्टिलेज, हेलन कार्टिलेज में वहाँ पे लिखा होगा कभी जो एक्सटर्नल जो आपके पास नेजल सेप्टम है वो किससे मिलकर बना है, हेलन कार्टिलेज। और नेजल बोन ऑफ कोर्स जो पोस्टीरियर, एंटीरियर कहते हैं, मैं डाइजेशन चैप्टर में डाइजेशन में आपको बताया था। एंटीरियर सामने वाला सिंपल वर्ड में, पोस्टीरियर पीछे वाला, या एंटीरियर का दूसरा वर्ड क्या होता है आपके पास, वेंट्रल, पोस्टीरियर, डॉर्सल। तो आपके पास जो पीछे वाला है, ठीक है, वो आपके पास नेजल बोन से मिलकर बना है। आगे वाला जो है जो कि विजिबल भी है ये वाला, ठीक है, वो आपके पास किससे मिलकर बना है, कार्टिलेज से। तो नेजल कैविटी को जब हम डिस्कस करते हैं ना, तो नेजल कैविटी जो है ना उसमें हम देखते हैं कि जो बोन्स है ना, बोन्स, उन बोन्स ने उस नेजल कैविटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। वो आप कह देते हो उसको टर्बिनेट्स, ठीक है, या फिर तो आप उसके कंकाय भी कह देते हो, जब आगे डिस्कस करते हैं। ये आते हैं आपके पास सुपीरियर, ये मिडल और इन्फीरियर, ठीक है। ये जो बोन्स हैं, मतलब कि नेजल कैविटी की जो बोन्स हैं, उन बोन्स ने क्या किया हुआ है, नेजल कैविटी की जो बोन्स हैं उन बोन्स बाहर की तरफ निकली हुई हैं, उभरी हुई हैं, और जो उभरी हुई हैं उन उभरी होने की वजह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ है उसको 3 पार्ट्स में। इसको कहते हो आप क्या, आगे आएगा यहाँ पे लाजमी आना चाहिए, हाँ, नेजल टर्बिनेट्स या नेजल कंकाय। ये क्या होते हैं, ये आपके पास कर्व्ड, ये क्योंकि ऐसे बनते हैं, ये कर्व्ड बोनी प्लेट्स के, जो कि आपके पास नेजल, जिसको नेजल बोन जो है वो क्या आती हैं, उभर जाती हैं बाहर की तरफ, कर्व्ड हो जाती हैं, उसकी ऐसे ये पैसेज बनते हैं, और ये आपके पास पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं, पैसेज वे प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द नेजल कैविटी। अब इसका क्या फ़ायदा है, या फिर तो सिंपल वर्ड में कि नेजल कैविटी को क्यों दो चैम्बर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली बात ये, मतलब कि सिर्फ एक ही सुराख हो, एक ही नॉस्ट्रिल हो, एक ही वेस्टिब्यूल हो, राइट, और एयर इंटरल हो जाए। दो क्यों हैं, राइट, या फिर तो यहाँ पे टर्बिनेट्स क्यों हैं, इसकी क्या रीज़न है, देखो। अब इसको समझाने के लिए बाज़ार में आप जाओ ना, बाज़ार में आपके पास सिंपल ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊँ तो बाज़ार में जब आप जा रहे हो तो एक रोड होती है, उस एक रोड भी अगर हर कोई जा रहा हो, मतलब कि उसी रोड पे आना भी है लोगों ने, जाना भी है, वह उसी रोड पे ही साथ ही अगर किसी ने कोई दुकान पे रुकना है तो उसी रोड पे ही, पार्किंग कोई नहीं बनी हुई, उसी रोड पे उसने रुकना है, दुकान से चीज़ें लेनी है, मतलब कि फिर ट्रैफिक डिस्टर्ब होगी ना, जाहिर सी बात है। फिर आप क्या करते हो, उस ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना हो तो आप ओवरहेड ब्रिज बना देते हो कि भाई अगर किसी ने जाना है तो ओवरहेड ब्रिज का इस्तेमाल करे, राइट। अगर फिर आप पार्किंग बना देते हो, चीज़ों को क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीजन ने एफिशिएंटली जो है बॉडी के अंदर इंटर होना है। अब अगर तो होंगे ना पैसेज वेज होंगे, रास्ते होंगे कि भाई यहाँ से एयर इंटर हो, रास्ते होंगे, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे भी नहीं, ठीक है, और वो आसानी से बॉडी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, मोर एफिशिएंटली बॉडी के अंदर आ जाएंगे। हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी एक ही हो, एक ही वेस्टिब्यूल हो, एक ही नॉस्ट्रिल हो, वहाँ से भी आपके पास एयर एंटर हो जाएगी, लेकिन वो इतनी एफिशिएंट नहीं होगी, वो इतनी आसान नहीं होगी सादी जुबान में। इसलिए दो आपके पास वो लाइक नेजल चैम्बर्स हैं, दो आपके ये वेस्टिब्यूल्स हैं आपके पास, ठीक है, सॉरी ये टर्बिनेट्स हैं आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास पैसेज वेज प्रोवाइड करता है। क्यों, क्योंकि रास्ते, एयर ने एंटर होना है हर टाइम, तो आप ओवरहेड ब्रिज बना देते हो, आप अल्टरनेट पाथ बना देते हो, आप लाइक छोटी छोटी एक मेन रोड बना देते हो, उस मेन रोड में डिफरेंट लेन्स बना देते हो, फास्ट लेन, मिडिल लेन, फिर स्लो लेन, राइट। फिर बता देते हो भाई बाइकर्स ने वहाँ पर चलना है, पाकिस्तान है तो फिर बाइकर्स ने आपके पास लेफ़्ट साइड पे चलना है, जो फास्ट लेन में चलेगा वो राइट साइड पे, राइट। ये सारी चीज़ें आप डिवाइड कर देते हो, क्यों, ताकि आपके पास एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट हो चीज़ों का। यहाँ पर भी ऐसा ही है, समझ आ गया। तो ये हो गया।
तो अब इसी नेजल कैविटी के ऊपर आ जाता है आपके पास जिसको हमने बात की थी नर्वस सिस्टम में भी। इसको आप नर्वस सिस्टम में अच्छे तरीके से देखोगे, या आपके पास यहाँ पे कीमो रिसेप्टर मौजूद होते हैं स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। कौन से हैं? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो कि एट द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। तो वेस्टिब्यूल जो है ये भी अगेन मैंने आपको बता चुका हूँ, हेयर मौजूद और म्यूकस मेम्ब्रेन से बाइंडेड होती है और ये फिल्टर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। ये फिल्टर के तौर पे एक्ट करना ये कौन सा है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, बॉडी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, दोनों के दोनों कौन से हैं? नॉन स्पेसिफिक। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कौन सा है? स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि चाहे जो भी पैथोजन हो, चाहे वो कोरोना वायरस हो, चाहे वो एक टीबी का वायरस हो, ठीक है, चाहे वो एक लाइक पोलियो का वायरस हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो सिर्फ इवन डस्ट पार्टिकल हो, हर किसी के लिए रिस्पॉन्स एक ही है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो कि स्पेशल है, अगर कोरोना वायरस है उसके खिलाफ डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, पोलियो है उसके खिलाफ डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, कोई और टीबी है तो उसके खिलाफ डिफरेंट रिस्पॉन्स होगा, स्पेशल। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि प्रिवेंट करती है कि बॉडी के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल, कोई पैथोजन एंटर ही ना हो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो जो बाकी नेजल कैविटी है उसको लाइन किया होता है कौन सी? एपिथेलियम ने, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम ने। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आ सकता है। यहाँ पे भी आपके पास गॉबलेट सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं, और यहाँ पे भी आपके पास सीलिया होते हैं जो कि आपके पास जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो भी, ये देखो ना यार, ये देखो, ये आपके पास है फॉर एग्जांपल एक टर्बिनेट है, सुपीरियर टर्बिनेट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये म्यूकस पड़ा हुआ है, डस्ट पार्टिकल आएगा वो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? चिपक जाएगा। एक मिनट, यह है यहाँ पे चिपक गया। अब यहाँ पर इस यहीं पे सीलिया सेल मौजूद है, छोटे छोटे यहाँ पे जो सेल मौजूद हैं एपिथेलियम के, वो क्या हैं? सीलिएटेड है। वो हमने डिस्कस की ना, सीडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, यहाँ सीलिया मौजूद है यहाँ पर। तो ये सीलिया क्या करेंगे? ये मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? ये डस्ट पार्टिकल आ गए ना, ये डस्ट पार्टिकल, अब इसने ये आपके पास समझ लो नोज़ यहाँ पर, और ये आपके पास है फेरिंग्स, फेरिंग्स से ट्रैक किया एक्सेट्रा। तो नेजल ये सीलिया कैसे करेंगे? इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से, जैसे कि झाड़ू नहीं देते, इस तरह से मूव करेंगे और इस डस्ट पार्टिकल को ऐसा 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 आगे की तरफ क्या करेंगे? पुश करेंगे, और वो आपके पास जुकाम की फॉर्म में या नाक की फॉर्म में, सिंपल जिसको आप कहते हो, उसकी फॉर्म में बॉडी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से ये आपके पास हेल्प आउट कर देते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से देखोगे, लाइक मैं यहाँ पे प्रोवाइड भी कर देता हूँ, अगर मुझे वीडियो मिली, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ किस तरीके से सीलिया मूव कर रहे हैं और डस्ट पार्टिकल को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं आउट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। और आपके पास रूफ में आपके पास ऑल्फैक्टरी सेंटर भी प्रेजेंट होता है। फिर आ जाता है ब्लड सप्लाई, ऑफ कोर्स, जो आपके पास एयर को वार्म करता है, थर्मो रेगुलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है। तो बीनीथ द म्यूकस मेम्ब्रेन आर न्यूमरस कैपिलरीज, जो कि आपके पास कैपिलरीज हैं। कैपिलरीज में क्या है आपके पास? मैंने आपको बता चुका हूँ ब्लड के डिफरेंट फंक्शन जो आपने पढ़े हैं। ब्लड के डिफरेंट फंक्शन में से एक ये भी है कि वो हीट को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। तो हीट को ट्रांसपोर्ट करने में ब्लड का एक अहम रोल होता है। अब जो कैपिलरीज हैं उसमें ब्लड जा रहा है, उसमें हीट है, तो फिर वो एयर जो आ रही है वो वहाँ से हीट लेती है, क्योंकि हीट है ना, एनर्जी है, तो वहाँ से हीट लेती है और वो ब्लड के बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है। ये वार्म कर देती है इनकमिंग एयर को, और ये टेम्परेचर लाइज हो जाता है अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेजल टर्बिनेट्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आ जाता है आपके पास नेक्स्ट पार्ट, जो कि आपके पास है फेरिंग्स, ठीक है। तो ये था, ये फेरिंग्स से पहले ये था आपके पास सारा का सारा नोज़ का सारा पार्ट, जो कि एक्सटर्नल नोज़ है। ईच एंड एवरीथिंग हमने इसको डिटेल से और अच्छे तरीके से हमने डिस्कस किया। नाक, लाइक नाक है ना, जो कि दी ओनली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ योर होल रेस्पिरेटरी ट्रैक, और वो कितना खूबसूरत है। चाहे आप जैसा भी हो, आपके पहरे के लिहाज से बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने बनाया, इसकी कोई शक नहीं। बट कुछ लोगों का जाहिर सी बातें बड़ा हो जाता है, किसी में छोटा हो जाता है। बट जिन लोगों का खूबसूरत होता है, जिन लोगों का चेहरे पे लाइक उनके चेहरे के हिसाब से जो नाक होता है, लाइक उनमें तो यार क्या ही बात हो जाए ना, क्या खूबसूरत लगते हैं यार वो लोग, है ना, क्या ही खूबसूरत लगते हैं यार। अल्लाह ताला ने हुस्न भी बहुत अच्छा बनाया, एंड वी शुड अप्रिशिएट दैट हुस्न। जैसे कि वो है ना, लाइक हुस्न से याद आ गया कि पालता है बीज को मिट्टी की तारीखी में कौन, कौन दरियाओं से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पंजुम से बादे साजगार, खाक ये किसकी है, किसका है ये नूर आफ्ताब। राइट, तो अल्लाह ताला ने जो हुस्न बनाया, जो खूबसूरती बनाई है, वो खुद ही एक गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने का एक ज़रिया है। एक वो खुद ही बताती हैं कि भाई देयर इज़ अ क्रिएटर, राइट।
फिर आगे बढ़ा जाता है फेरेंक्स, जिसको अब सादा जुबान में यार गला, गला जो है वो क्या है, फेरेंक्स है सादी जुबान में। अब उस गले को आपके पास ये कोन शेप का होता है, जाहिर सी बात है कोन शेप का है, कोन शेप का। आपके यहाँ पे लाइक कुर्बानी में आप इसको देखो तो आपको पास ये सारी की सारी कुर्बानी जब आप आएगी ना बड़ी, तो वहाँ पर आप देखना उस जानवर को लाइक जब ज़िबा कर रहे होंगे तब आपको वो पार्ट विजिबल भी हो जाता है। ठीक है, आपको किस तरीके से कहाँ पे इसोफेगस है, कहाँ पे आपके पास ट्रैक किया है, कहाँ पे आपके पास लैरिंग्स है, राइट, उस एनिमल का वो आपको पास विजिबल भी हो जाता है। तो उसको देख लिया करो यार, मज़ा अच्छी चीज़ें होती है। तो कौन शेप का होता है, मस्कुलर पैसेज जो कि कनेक्ट करता है नेजल कैविटी को ऑरल कैविटी के साथ। अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या होता है, ये कॉमन पैसेज वेज है फूड के लिए भी, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर ये कॉमन पैथ है ना, पाथवे फॉर बोथ डाइजेस्टिव सिस्टम, फॉर बोथ आवर ओरल कैविटी एज वेल एज आवर नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी और ओरल कैविटी को ये कनेक्ट कर रहा है, इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप सांस ले सकते हो अपनी मुंह से भी और अपनी नाक से भी, दोनों से आप क्या देख सकते हो, सांस ले सकते हो। ये फ़ायदेमंद है ना, आप मुंह से भी सांस ले रहे हो, नाक से भी सांस ले सकते हो। ये फ़ायदा है इसका कि ये इन दोनों को कनेक्ट किसने किया हुआ है, फेरिंक्स ने। ठीक है, तो कोन शेप का होता है, और ये दोनों कॉमन पैसेज वे है डाइजेस्टिव सिस्टम में भी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी। ठीक है, तो लाइक इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने डिस्कस किया था, अभी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वोकलाइजेशन, क्योंकि इसके बाद लैरिंग्स भी होता है यहीं पे लैरिंग्स, तो ये वोकल की प्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है, आवाज़ की प्रोडक्शन में भी ये पार्टिसिपेट कर रहा होता है। 3 इसके सेशन होते हैं, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लेरिंजियोफेरिंक्स। नेजोफेरिंक्स जो कि आपके पास नेजल कैविटी के साथ कनेक्ट करता है, ओरोफेरिंक्स जो कि आपके पास बैक ऑफ द थ्रोट, ये जो आपको नज़र आ रहा होता है ना पीछे, ये आपके पास लाइक ओरोफेरिंक्स कह सकते हो, और लेरेंजियोफेरिंक्स जो कि कनेक्ट करता है ईसोफेगस को थोरैक्स के साथ। लेरेंजियोफेरिंक्स को आप हाइपोफेरिंक्स भी कहते हो। होता कुछ इस तरह से है ना, सबसे ऊपर है नेजोफेरिंक्स, फिर है आपके पास ओरोफेरिंक्स, उससे नीचे फिर आ जाता है हाइपोफेरिंक्स, क्योंकि नीचे है तो इसलिए हम इसको हाइपोफेरिंक्स भी कह देते हैं, या लेरेंजियो फेरिंग्स। ठीक है, तो ये आगे पास आ गया पैसेज। अब एयर कहाँ से आएगी, एयर आएगी सबसे पहले नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से जाएगी ओरोफेरिंक्स, फिर ये जाएगी आपके पास लेरेंजियो फेरिंग्स। समझ आ गया, लेरेंजियो फेरिंग्स के बाद आगे बढ़ जाएगी लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद जाएगी ट्रैकिया में। ठीक है, तो इसके 3 सेक्शंस होते हैं। तो ये था आपके पास फेरिंग्स, या सिंपल जुबान में थ्रोट। अब आ जाते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का सबसे पहला पार्ट जो है, जो कि आपके पास वोकल मशीन है आपकी बॉडी के, ठीक है, वो क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है, जिसको आप वॉइस बॉक्स भी कहते हो या साउंड बॉक्स भी कहते हो, आवाज़ जहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये एक शॉर्ट पैसेज वे है जो कि फेरिंग्स और ट्रैके के दरमियान में मौजूद होता है। जैसे कि ये देखो, इससे ऊपर क्या होगा, ये आपके पास फेरिंग्स है, इसके नीचे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा क्या, ट्रैकिया। ओके, तो ये आपके पास होता है। ये आपके पास वॉइस प्रोडक्शन में फोनेशन जिसको कहते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबल है। मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से होती है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसमें कार्टिलेज, मसल्स और लिगामेंट सारी की सारी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। कार्टिलेज जो है ना लेरिंग्स से, देखो ये आपके पास है टॉप व्यू, जो मतलब कि आप, ये आपके पास है फ्रंट व्यू, एंटीरियर व्यू, ठीक है, वेंट्रल व्यू ऑफ योर लैरिंग्स। ये आपके पास टॉप व्यू, जब ऊपर से आप देखोगे, ठीक है, ऊपर से अगर आप देखो सर की तरफ से, मतलब कि देखो, तो आपके पास ये चीज़ नज़र आती है आपको। ये यहाँ पर ये आपके पास जो नज़र आ रही है, ये आपके पास एपिग्लॉटिक्स है, ये हम डिस्कस करते हैं, जो कि इसका कार्टिलेज है, लैरिंग्स का एक कार्टिलेज है एपिग्लॉटिक्स। और ये आपके पास जो ओपनिंग्स हैं, ये आपको वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये मतलब कि यहाँ से आप स्टार्ट होगा ये, और ये यहाँ तक, ये वाला पूरा का पूरा रीजन, ये आपके पास क्या है, लैरिंग्स। ठीक है, ये वाला लैरिंग्स रीजन है। तो वन ऑफ द कार्टिलेज, अच्छा लैरिंग्स में आपके पास काफ़ी सारे कार्टिलेज होते हैं। एक कार्टिलेज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास होता है एपिग्लॉटिक्स, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बना है। अगेन स्पोर्ट एंड मूवमेंट, क्योंकि हमने हर चीज़ रिलेट करनी है, स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमने चीज़ें रिलेट कर ली। एपिग्लॉटिक्स ये एक्ट करता है एज अ लिवर, एज अ लिड या एज अ फ्लैप। क्या करता है, इसका फ़ायदा क्या है, ये हम डाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हो तो क्या करता है, एपिग्लॉटिक्स लोअर हो जाता है, हॉरिजॉन्टल शेप में आ जाता है, और ये आपके पास ग्लॉटिक्स की ओपनिंग को, लैरिंग्स की ओपनिंग को, ग्लॉटिक्स क्या है, दी ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ये दी ओपनिंग ऑफ योर विंड पाइप, उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है, ताकि फूड जो है वो ट्रैकिया विंड पाइप के अंदर ना जाए। एपिग्लॉटिक्स, अच्छा एपिग्लॉटिक्स इसका ये काम हो गया। एक और भी है, वो आपने पढ़ा था सॉफ्ट पैलेट।
डाइजेशन वाली चैप्टर में याद करो ना, चीज़ें वहाँ से रिलेट किया करो। सॉफ्ट पहले क्या है, सॉफ्ट पहले आपके पास नेजोफेरेंक्स को या नेजल कैविटी को बंद करता है, और एपिग्लॉटिक्स आपके पास ग्लॉटिक्स को बंद करता है। एपिग्लॉटिक्स, बस नाम से पता कर लो, एपिग्लॉटिक्स, ठीक है। ग्लॉटिक्स को बंद करेगा वो है एपिग्लॉटिक्स, नेजल कैविटी को बंद करेगा वो है सॉफ्ट पैलेट, ट्यूरिंग्स वाले में। प्रिवेंट करता है फूड को एंटरिंग द ट्रैकिया। अच्छा, लैरिंग्स का ना एक कार्टिलेज होता है लैरिंग्स के साथ, जो कि इसको आप कहते हो थायरॉयड कार्टिलेज, या इसको आप कहते हो एडम्स ऑफ एप्पल। जो मर्दों में ये बाहर जो उभरा हुआ रीजन जो आपको नजर आ रहा होता है, ये आपके पास फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है। ये उभरा हुआ रीजन जो होता है इसको कहते हो एडम्स एप्पल। अब मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या। ये आपके पास जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है ना, तो आपके पास मर्द की जो आवाज़ है ना, चलो मैं आपको बता देता हूँ, चलो इसको ना हम डिस्कस करते हैं, आते हैं एडम्स एप्पल ये क्यों बनता है, ये आपको बताता हूँ। ग्लॉटिक्स जो है आपके पास ओपनिंग है लैरिंग्स की, जो कि आपके पास लीड करती है ट्रैकिया, और लाइक ग्लॉटिक्स है किसकी ओपनिंग, लैरिंग्स की ओपनिंग, ट्रैकिया की नहीं। मेरे ख्याल से भी मैंने आपको बताया था लैरिंग्स इज दी, ग्लॉटिक्स इज दी ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, नहीं, लैरिंग्स इज दी ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स, ग्लॉटिक्स इज दी ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ये कहाँ से लीड करती है, ट्रैकिया से, और ये ब्लाइंड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन से। ग्लॉटिक्स जो है कवर करता है किसको, कवर कर, एपिग्लॉटिक्स कवर कर देता है, ग्लॉटिक्स को बंद कर देता है ताकि फूड इसके अंदर इंटर ना हो। अच्छा, अब लैरिंग्स का मेन फंक्शन आ गया। मेन फंक्शन क्या है आपके पास, वोकल साउंड प्रोड्यूस करना। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस करता है, इसके पास आपके पास इलास्टिक फिब्रस बैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि आपके पास वोकल कोड्स उसको आप कहते हो। ये वोकल कोड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्रू, एक होते हैं फॉल्स। ट्रू वोकल कोड्स आपके पास दो हैं, मतलब कि पेयर हैं। इसको ट्रू, ये आपके पास दो ही नंबर होते हैं, और ये आपके पास लाइक हेल्प करते हैं जब ये वाइब्रेट करते हैं ना, तो आपके पास साउंड प्रोडक्शन में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और ये मेल्स में क्योंकि ये कोड बड़े होते हैं, ज़्यादा लार्जर होते हैं, ये लार्जर का वर्ड जहन में रख लेना, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लार्जर होते हैं इसलिए ये साउंड को प्रोड्यूस करते हैं लो पिच साउंड, लो पिच साउंड, लो फ्रिक्वेंसी साउंड, ज़्यादा भारी आवाज़ आती है। फीमेल में हाई पिच साउंड होती है, ज़्यादा श्रिल साउंड होती है, और इसलिए मीठी मीठी से आती लगती हैं आपको, ठीक है। ऐसा है कि मर्द से कोई भी एक बात कर ले, क्योंकि लाइक उसको फिर अच्छी लगती है, क्योंकि मीठी बात हो रही होती है ना, राइट। तो वोकल कॉर्ड जो है आपके पास, ये किससे कंपोज होते हैं, केपी की बुक कहती है म्यूकस मेम्ब्रेन से, और ये स्ट्रेच करते हैं हॉरिजॉन्टली अक्रॉस दी लैरिंग्स। अच्छा, अब एक बात ना समझ लेना, अब होता क्या है साउंड प्रोडक्शन, पहले चलो मैं ना इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये एनाटॉमिकल व्यू अगर देखो लैरिंग्स का टॉप व्यू में, तो आपके पास ये है जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हैं जो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड है, ये आपके पास हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, और ये वाले जो हैं आपके पास, ये रीजन, ये सारा का सारा जो साउंड प्रोडक्शन में नहीं है, ये आपके पास फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। ये आपके पास हो गया एपिग्लॉटिक्स, जो कि बंद हो जाएगा ड्यूरिंग स्वेलिंग, राइट। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड जो कि नॉन फंक्शनल है, ये आपके पास वेस्टिबुलर फोल्ड्स भी आप किसको कह रहे होते हो, ये साउंड प्रोडक्शन में नहीं होते, फिर क्या काम होता है इसका, सपोर्टेड प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। अब होता क्या है, ये आपके पास है ना लैरिंग्स, ये क्या है इलास्टिक बैंड्स, ठीक है। अब हवा जब आएगी, फिब्रस कनेक्टिव बैंड्स है ना, हवा जब आएगी तो ये वाइब्रेट करेंगे। जब ये वाइब्रेट करेंगे, साउंड क्या है, साउंड कुछ भी नहीं है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब ये वाइब्रेट करेंगे, एयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे दूसरे से, जिसकी वजह से साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। साउंड वेव्स क्या है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है। साउंड वेव्स आपके पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये वाइब्रेशन की वजह से आपके पास कुछ एरिया, ऐसे एरियाज बन जाएंगे, देखो वाइब्रेट किया ना, वाइब्रेशन की वजह से कुछ ऐसे एरिया बन जाएंगे जो जहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे होंगे, जो कि बन जाएगा हाई प्रेशर एरिया। और कुछ ऐसे एरिया हो जाएंगे जहाँ पे मॉलिक्यूल्स कम वाइब्रेट कर रहे होंगे, या फिर तो सिंपल वर्ड में कम एनर्जी, जो कि हो जाएगा लो प्रेशर एरिया, जिसको आप कह दोगे रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और साउंड वेव आपके पास प्रोड्यूस हो जाएंगे, राइट। और तो इस तरह से ही साउंड वेव ने ट्रांसफर होना है ना, राइट, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, बिकॉज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। तो मैं इसकी सादी ज़ुबान में ये आपको बताता हूँ कि लाइट है ना, कमरे में लाइट जल रही है, लाइट फैल जाती है, फैलती कौन है, ट्रांसवर्स वेव। साउंड वेव दीवार के साथ लग के टकरा कर वापस आ जाती है, एको का फेनोमेना साउंड वेव के पास है। साउंड वेव कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट। लॉन्गिट्यूडनल वेव सीधी लाइन में, जैसे जैसे ट्रांस वेव के लिए आप बनाते हो सीधी लाइन, जो सीधी लाइन वाली जिससे वाले बनाओ आप, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगी, राइट। तो ये आपके पास जो है चीज़ें आपने याद रख लेंगे। तो इस तरह से जब ये वाइब्रेट करेंगे, साउंड एयर के मॉलिक्यूल का करेंगे, कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, कोई एरिया बन जाएगा हाई प्रेशर का, कोलाइड है ना, प्रेशर क्या है,
कि आपके पास कितना क्या फोर्स लग रही है कितने एरिया पे, राइट। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, फोर्स लगाएंगे ना, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे ना, प्रेशर डेवलप होगा ना, कुछ एरिया बन जाएगा जो हाई प्रेशर का है, कुछ बन जाएगा लो प्रेशर का है, और इस तरह से एयर जो है फिर जो ये वाला जो है यहाँ पे मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। अब ये किस तरह से करेंगे, ये फिजिक्स का फिनोमेना है और ये बड़ा खूबसूरत फिनोमेना है और यहाँ पे बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है कि किसी क्यों यहाँ पे हाई प्रेशर बना, क्यों यहाँ पे लो प्रेशर बना। बट ये अब फिजिक्स का टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, वी डोंट हैव इनफ टाइम, राइट। लेकिन ये बड़ा इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एक लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लो प्रेशर हाई प्रेशर बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से साउंड वेव प्रोड्यूस हुई। अब अगर ये वोकल कॉर्ड्स होंगे बड़े, ज़्यादा बड़े होंगे, राइट, ज़्यादा बड़े होंगे तो कम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, कम फ्रीक्वेंसी मतलब कि लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगी, राइट। लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगी तो मतलब कि भारी आवाज़ प्रोड्यूस होगी। भारी आवाज़ का क्या मतलब है, भारी आवाज़ जिसमें मेल्स में, अब जब आपके पास मेल में जब चीज़ डेवलप होती है ना, मतलब कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, ये लैरिंग्स को क्या कर देता है, इसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं इनको क्या कर देता है, लार्ज कर देता है। लैरिंग्स के जो कार्टिलेज है वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, राइट। अब ये बड़े हो जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स मेल में बड़े हो गए ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो ज़्यादा लो पिच साउंड जो है प्रोड्यूस होती है या भारी आवाज़ साउंड प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अब जब एडम्स एप्पल है ना, उसका कोई काम नहीं है फोनेशन में, कोई साउंड प्रोडक्शन में उसका कोई काम नहीं, ठीक है ना। अब एडम्स एप्पल ना कुछ भी नहीं करता, बस वो दिखाता है कि मेल में जो है थायरॉयड जो लैरिंग्स है वो बड़ा हो गया, बस सिंपल वर्ड में मेल में लैरिंग्स बड़ा हो गया है, इनलार्ज कर गया है, वोकल कॉर्ड्स मेल के बड़े हो गए हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाता है, उभर जाता है और बाहर जो है विजिबल पार्ट, ये कार्टिलेज का विजिबल पार्ट जो है हमें नज़र आ रहा होता है। इसका साउंड प्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, कोई इसका काम नहीं है, बट ये बस दिखा रहा है कि मेल जो है, मर्द जो है वो जवान हो गया, राइट, ठीक है। बस इस ये ठीक है। और ये एडम्स एप्पल या थायराइड कार्टिलेज बायोलॉजिकली कह दोगे, और ये जो है आपके पास जो है ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मेल्स में, बट फीमेल में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गए वोकल कॉर्ड्स, राइट। तो ये थे आपके पास वोकल कॉर्ड्स, इस तरह से साउंड जो है प्रोड्यूस होती है आपके पास, और जो है आपके पास जो है लाइक ट्रांसफ़र होती है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों का ना साउंड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल होते हैं कि मतलब कि देखो ना कि लाइक हर जानवर भी तो बोल रहा है, हम नहीं बोलते, जानवर भी, अल्लाह ताला ने फोनेशन की एबिलिटी हर किसी में दी हुई है। डॉग जो हैं बार्क करके अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, कैट जो हैं अपनी लाइक मियाऊं मियाऊं करके अपनी कन्वर्सेशन करती हैं, बर्ड्स जो हैं लाइक चूं चूं करके ठीक है करते हैं, वेल्स जो हैं अपनी साउंड वेव प्रोड्यूस करती हैं, लाइंस अपने तरीके से फोनेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ये सब कम्युनिकेट करते हैं। बट व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट ह्यूमंस, कि ह्यूमन जो है इस तरह के, ह्यूमन की ज़ुबान में इस तरह का ग्रामर है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, ये किस तरह से, इसकी रीज़न है कि देखो ये डिपेंड नहीं करता है कि आपकी वोकल कॉर्ड्स हैं कि नहीं, सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। मैं बोल रहा हूँ ना, ये इसमें सिर्फ ये वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं है, नहीं, इसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके पास स्केलेटल मसल्स भी इन्वॉल्व है, मतलब कि ज़ुबान भी आपके पास आ जाती है, लैरिंग्स में आपके पास स्केलेटल मसल्स मौजूद है, वो भी आपके पास मौजूद है, और आपके पास वो क्या नाम है, लाइक वोकल कॉर्ड्स भी मौजूद हैं आपके पास, डिफरेंट पार्ट हैं आपके पास जो कि आपके पास फोनेशन में, साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है। अब आवाज़ प्रोड्यूस करने हैं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ ना, जो चिंपैंजीज जो हैं, चिंपैंजीज हमसे, इंसानों से ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकते हैं, हमसे ज़्यादा आवाज़ें निकाल सकते हैं, बट वाई दे आर नॉट एबल टू लाइक कम्युनिकेट लाइक वी डू, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं डिपेंड करता कि एनाटॉमिकली आपकी जो सिस्टम है वोकेशन का वो किस तरह से डेवलप है, नहीं, आपके पास न्यूरोलॉजिकली भी डिपेंड करता है, आपका ब्रेन किस तरह से इन्वॉल्व है। अब ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमन में आपके पास डिफरेंट एरियाज हैं ब्रेन में, फॉर एग्जांपल ब्रोको एरिया जो है आपके पास स्पीच प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, आपके पास वर्निकीज एरिया जो है साइंटिस्ट के नेम पे, वो आपके पास जो सामने वाला बंदा, मैं आवाज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना इस ज़ुबान को, उर्दू आप समझते हो तो आप इस ज़ुबान को समझ रहे हो, ये कहाँ पे वर्निकीज एरिया जो है, जो कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में जो ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है। तो सिर्फ ये चीज़ डिपेंड नहीं करती कि आपका क्या एनाटॉमिकली आपका फेरेंक्स डेवलप है कि नहीं, ब्रेन के चीज़ें भी डेवलप करती हैं। अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये हो क्या रहा है पीछे, बड़ी खूबसूरत इसमें पीछे जो बातें चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो यार, मैंने अब ज़ुबान बोलना है, मैंने लाइक आई एम अयहान अली एंड आई एम अ बॉय, मैंने ये सेंटेंस बोला, ब्रेन में मैंने पहले से सोचा, ब्रेन का जो है आपके पास है ब्रोकोज एरिया, ब्रेन के ब्रोकोज एरिया ने फ़ौरन सिग्नल भेजा
कहाँ पे भेजा, सिग्नल भेजा उसने आपके पास जो यहाँ पे लैरिंक्स में आपके पास जो स्केलेटल मसल्स हैं। अब देखो बात बड़ी खूबसूरत है, जो कहते हैं ना कि वर्ड्स हील कर देते हैं, और कभी कभार आप कुछ इस तरह के ज़ुबान से अल्फाज निकाल देते हो जो किसी बंदे का लाइक उसको बुरी लगती हैं, ठीक है, दर्द देती हैं उसको, राइट। अब देखो, अब इसमें ना हमारे पास इसमें कितनी खूबसूरत बात है, क़यामत वाले दिन लाइक ऑन द डे ऑफ जजमेंट, जिस भी आप लाइक खुदा पे बिलीव करते हो, जिस भी मज़हब से आप बिलीव रखते हो, वो उसने पूछना तो है ना। वो पूछेगा कि भाई हाँ भाई, तूने तेरे अल्फाज तूने निकाले और फ़लाँ बंदा तेरी अल्फाज की वजह से दुख हुआ, दुखी पहुंचा उसके। तो वो बंदा कह नहीं सकता ये अल्लाह, ये लैरिंग्स में तो मतलब कि आपने स्मूथ मसल्स रखे हैं, स्मूथ मसल्स मेरे कंट्रोल में नहीं है स्पोर्ट एंड मूवमेंट में, तो स्मूथ मसल मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैंने तो उसको कुछ कहा नहीं, मेरी चीज़ में कंट्रोल में नहीं है, तो मुझे तो इस चीज़ का आप क्यों पूछ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला कहेंगे भाई लैरिंग्स में तूने फिर बायो नहीं पढ़ी, लैरिंग्स में स्केलेटल मसल्स हैं जो कि साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी कंट्रोल है, तू जैसे तू चाहेगा वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, जैसे तू चाहेगा जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगे तो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो इस तरह से ओरिएंटेट हो जाएंगे, उस तरह से जो है वाइब्रेट करेंगे, उस तरह से वाइब्रेट करेंगे तो उस तरह की साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। और फिर ज़ुबान को जब तू हिलाएगा, ज़ुबान भी क्या है, स्केलेटल मसल से मिलकर बनी है, जो ज़ुबान को जब खुद तू हिलाना चाहेगा तो बनेगी, स्पून मसल से नहीं, खुद चाहेगा तो वो हिलेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी उस हिसाब से, और उस हिसाब से उसी हिसाब से जो ब्रोको एरियाज़ है उसी हिसाब से तू सिग्नल भेजेगा, और ये सारे के सारे काम होंगे, तो सब कुछ तू करेगा तो होगा। तू चाहेगा तो फलां सामने बंदा जो है उस वो हील भी हो सकता है तेरे से, तेरी वर्ड से, और वो बंदा ख़राब भी हो सकता है, उसको दुख भी पहुंच सकता है, और उसकी आह भी निकल सकती है, राइट। ठीक है, उसको दुखी भी वो आपको भी वो कह देते हो ना यार, अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, फिर आप सॉरी बोलते हो। सॉरी का क्या मतलब है, सॉरी सॉरी का मतलब ये होता है कि लाइक यार आप माजरत, आइंदा ये काम नहीं होगा, राइट, लेकिन आप आइंदा भी करते हो। सॉरी का मतलब यही होता है कि यार मेरे से बात हो गई है, कोई मसला आपको हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। हम उल्टा कर रहे होते हैं, हम बस एक बार सॉरी बोलते हैं, फिर हम कहते हैं वही काम दोबारा से हम दोहरा रहे होते हैं, राइट। तो ये भी आपके पास ये गॉड जो है अल्लाह जो है वो ये भी आपको पास लीनियर आपको लाइक लीनियंसी नहीं दी हुई है, इसमें भी फ्रीडम दिया हुआ है, आप जैसे चाहोगे आवाज़ बोल सकते हो, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो ब्रेन सिग्नल भेजता है लैरिंग्स को, लैरिंग्स के स्केलेटल मसल्स उस तरह से फिर वो गेन कॉन्टैक्ट होंगे जैसे आप चाहते हो, और इस तरह से वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगे, उस तरह की साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, और फिर ज़ुबान उस तरह से ओरिएंटेड होगी अल्फाज निकालने के लिए ना, क्योंकि साउंड आवाज़ तो निकल प्रोड्यूस होगी, लेकिन उस आवाज़ को किस तरह से कौन सी ज़ुबान में आपने बोलना है, हर ज़ुबान के लिए डिफरेंट आपको ज़ुबान को करना पड़ता है मूव, राइट। तो उस हिसाब से जो है आप ज़ुबान को जब हिलाओगे उस ज़ुबान के हिसाब से तो आपके पास साउंड जो है प्रोड्यूस होगी। साउंड क्या है, कुछ भी नहीं है, एनर्जी है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से है, जब आपको वोकल कोड आवाज़ आ रही थी अंदर, हवा के एयर के मॉलिक्यूल के बाद काइनेटिक एनर्जी थी, अब अंदर आ गया कभी एक बंद चीज़ आ गई, बंद चीज़ क्या है, वो वोकल कोड्स हैं, वो उस तरह से एयर के मॉलिक्यूल्स वो उस तरह से जो है वाइब्रेट किया, ठीक है। और फिर लाइक एयर के मॉलिक्यूल्स ऑफ कोर्स हवा आ रही थी तो उस हिसाब से फिर वो कोलाइड करेंगे दूसरे से, कंप्रेशन रीजन बन जाएगा, रेफ्लेक्शन, और एयर जो है प्रोड्यूस होगी। अब ये एयर आवाज़ प्रोड्यूस किस तरह से होती है, ये बड़ा खूबसूरत फिनोमेना है, और मैं मुझे भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट आई वांट कि मैं इसके बारे में ज़्यादा पढूं और इसके बारे में ज़्यादा समझूं। एक बड़ा मशहूर कोड भी है, द मोर यू नो दैट यू नो लेस, ठीक है। मतलब कि आप जितना ज़्यादा पढ़ते हो ना, आपको पता लगता है कि यार मैं इतना उतना ही कम मैं जानता हूँ, मैं कितना कम, मतलब कि ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको समझ आ जाती है कि भाई मैं बहुत कम जानता हूँ। फिर आप मज़ीद चीज़ें दरियाफ़्त करते हो, इन्वेंट करते हो, खोज करते हो, कोई नई डिस्कवरी आ गई तो आपको पता लगता है कि यार मैं तो जो पहले मैं समझ रहा था कि यार मुझे सब कुछ पता लग गया है, ये तो कुछ भी नहीं था, इससे ज़्यादा अच्छा इल्म मौजूद है, राइट। तो ये बड़ी लाइक एक अच्छा जो है आपके पास ज़रिया है। अब देखो ना, मैं अल्फाज की बात कर रहा हूँ, अल्फाज हील कर सकते हैं, राइट। गम तो दुनिया ज़िंदगी से नहीं जाने, और गम जाने भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना, गालिब का बड़ा अच्छा शेर भी है कि कैद हयात बंदा गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों, राइट। तो ज़िंदगी है तो गम तो रहेगी रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उन्हीं अल्फाज से किसी का दर्द कम कर सको तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। और दर्द कब आप कम कर सकते हो, जब आप अपने आप को रिलेट करोगे,
ठीक है, हमेशा अपने आप को रिलेट किया करो। मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी आकर मेरे लेक्चर्स आपने लिए, मैं आपको कहता हूँ आँख देखने वाली होनी चाहिए, आँख जो है देखने वाली होनी चाहिए। ठीक है, वही जो बात फिर वही वाली बात जो है, जो लाइक आपके लिए कोई बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो, लेकिन किसी के लिए वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी आँख जो है डिफरेंट है। ठीक है, उसकी लाइक जिस जिस ज़रिए से, जिस नज़रिए से आप देख रहे हो, वो दूसरा बंदा उस नज़रिए से हट कर देख रहा है, राइट? तो लाइक इसकी है ना एक, यार अब्दुल्ला क्या मुसीबत है? यार ये क्या पढ़ा रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? तो कमरे से निकलेगा थोड़ी देर मैं के तो लिए? नजर भी नहीं आ रहा कैमरे में, कैमरे में कौन कैमरा है? मैंने इस्तेमाल भी नहीं करना, वो तो मैं उसमें वॉइस कर रहा हूँ। तू दफ़ा हो जाए यहाँ से, मैंने तो कुछ भी कहा भी नहीं है, ये तो कुछ कहा भी नहीं। 5 मिनट के बाद आ जाए बस। मैं नहीं आ रहा, आप कर लो। लाइक वो कहते हैं ना कि आँख देखने वाली होनी चाहिए, राइट? तो आँख देखने वाली होगी तो किसी के लिए वो चीज़, जो बंदा मैं कह रहा था कि जो किसी के लिए अब बदसूरत है, आपके लिए वो खूबसूरत हो जाएगा। आँख देखने वाली होगी तो आपको पता लगेगा कि यार फ़लाँ बंदा आज मतलब कि अगर गुस्से में है तो वो क्यों है। होना नहीं चाहिए, गुस्से में नहीं होना चाहिए, आई नो, लेकिन अगर वो गुस्सा कर रहा है आपको, तो आप उसके नज़रिए से देखो, उसकी आंख से देखो। वो पूरा दिन थका हुआ आया है, काम करके आया है, बॉस की डांट सुनकर आया है, तो उसको अगर छोटी बात में गुस्सा आ गया है, तो आप भी रिलैक्स करो, आपको कि यार कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, थक के आए हो आप। तो जब आप आंख, दूसरों की आंख से देखोगे ना, रिलेट करोगे चीज़ें, यार अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं क्या करता, शायद मैं भी इस तरह से ही करता। ठीक है, तो रिलेट करोगे, आंख देखने वाली अगर आपकी होगी, ठीक है ना, कोई काबिल हो तो हम शाने कहीं देते हैं। ठीक है, तो अगर आंख देखने वाली होगी तभी आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, तभी लोगों के दुख भी आप तुम को ट्रीट कर सकोगे, लोगों के दुखों को भी आप कम कर सकोगे। कम तो नहीं कर सकते ऑफ कोर्स, कम करने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, बट एटलीस्ट उसको तसल्ली तो होगी। वो इस पे है ना एक शेर भी, कि दर्द की शिद्दत को अल्फाज में ना उतार सके, ये गम तो बस दिल की ज़ुबान से बयान हुआ, राइट? तो दिल की जो आंखें हैं उससे आप देखोगे तभी यू विल बी अ गुड हीलर। ठीक है, हीलर। तो ये था आगे बस लैरिंग से सारा का सारी की सारी चीज़ें। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ट्रैकिया।